मुर्गी के रेट के अंदर उतार चढ़ाव क्यों और कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे पूरा किया जाता है। आपको मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। कल को बड़ी ईद आएगी, मुहर्रम आएगा, डिमांड और है। जो आपने मुर्गी 2021 में खा रहे हैं ना, इसका समझेंगे बीज हमने 2019 में लगाया। पोल्ट्री ने आज तक कभी भी 1 पैसे की सब्सिडी नहीं ली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मुर्गी के रेट के अंदर उतार चढ़ाव क्यों और कैसे होता है, डिमांड एंड सप्लाई को कैसे पूरा किया जाता है, इस हवाले से आज जो लॉजिक आपको समझाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम साहब, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला। सर कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताएं सबसे पहले कि पोल्ट्री के अंदर रेट के अंदर इतना उतार चढ़ाव एकदम कैसे हो जाता है। देखें, दालें महंगी, हर चीज़, सब्जियां महंगी हो गई और अभी चिकन, ये भी आसमान को छूना शुरू हो गया। ठीक है अब्दुल्ला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे चीज़ को समझने से पहले हमें एक फिनोमेना समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे। आम बंदा तो कहता है जी कि वो मुर्गी को पर लग गए और वो इसका मतलब है कि जो मुर्गी पैदा करने वाले हैं उनको मुनाफा अपना 3 गुना कर दिया और वो एक किस्म की वो लूट मार वाला माहौल बन गया। हकीकत में ऐसा नहीं होता। 2 चीज़ें आप ज़हन में रखें। एक फैक्ट है, एक तो ये है कि मुर्गी की कीमत मार्केट डिसाइड करती है। कोई बंदा भी मुर्गी की कीमत का फैसला नहीं करता। अच्छा, ये डिमांड और सप्लाई से ये मार्केट डिसाइड करती है। फार्मर की जब मुर्गी तैयार होती है तो एक ख़ास वज़न पे, जिस तरह 2.5 किलो की मुर्गी उसकी तैयार हो गई, तो ये मुर्गी उसने 2.5 से 3 किलो के दरमियान बेचनी है। इसको ज़्यादा नहीं कर देना, ज़्यादा नहीं कर सकता। तो उसके बाद 3 या 4 दिन होते हैं कि इस मुर्गी को बेचे और इसमें उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि जो उन 4 दिन के दौरान रेट होगा वो फार्मर मजबूर होता है उसको उसी रेट पे बेचने से। सर मुझे बताएं, डिमांड एंड सप्लाई को गवर्नमेंट का काम है मैनेज करना, उसको चेक एंड बैलेंस रखना। फिर उसके बाद कहा जाता है कि पूरी दुनिया में देखें, क्रिसमस के ऊपर या रमज़ान के अंदर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है? डिमांड एंड सप्लाई को क्यों नहीं पूरा किया जाता? देखिए जी, एक तो बताऊं कि डिमांड और सप्लाई को कोई मैनेज नहीं करता, मार्केट फोर्सेस हैं। वो कहते हैं जी, बड़ी इंटरेस्टिंग किसी ने बात की थी कि मार्केट आपको फॉलो नहीं करेगी, आपको मार्केट को फॉलो करना पड़ेगा। सही। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, मंदा होता है, तो आपकी सप्लाई कम हो रही होती है क्योंकि आपका प्रोड्यूसर आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ रहा होता है या कम कर रहा होता है, बिकॉज मंदा चल रहा है, नुकसान कर रहा है। और जिस दिन उसको मुनाफा होता है तो मुनाफा देख के तो लोग उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, दे आर कमिंग बैक इनटू बिजनेस। ये एक स्टिमुलस चलता रहता है। मंदे में प्रोडक्शन कम होगी और मुनाफे में प्रोडक्शन इनकरेज होगी और ज़्यादा होगी। अब आपकी वो बात आई रमज़ान में। रमज़ान में हम पैरामीटर क्या लेते हैं? रमज़ान में आटा महंगा हो जाता है। सारी चीज़ें नहीं, आटा महंगा होता है, रमज़ान में नहीं होता। चीनी महंगी होती नहीं होती। क्यों होता है? रमज़ान में हम उस चीज़ को पैरामीटर लेते हैं जो रमज़ान में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। अब रमज़ान की महंगाई का हम क्या पैरामीटर है? बेसन महंगा हो गया। रमज़ान में पैरामीटर क्या है कि जी पता लगा जी कि वो फ्रूट महंगा हो गया। रमज़ान में हम उस चीज़ को सामने रख के महंगाई देख रहे होते हैं कि जो रमज़ान में ही इस्तेमाल होती है, उसके बाद सारा इस्तेमाल नहीं होती। नहीं, चीनी और सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। आपको मैं बताऊं ना, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, इस साल के अलावा हर रमज़ान में चिकन सस्ता होता है। अगर आप देखें तो पोल्ट्री की कीमतें पिछले 50 साल में, 40 साल में, मटन पे कंट्रोल था, बीफ पे कंट्रोल था, पेट्रोलियम पे कंट्रोल था, आटे पे कंट्रोल था। उनकी चीज़ें पोल्ट्री से डबल इंक्रीज़ हुई है। जिनमें सब्सिडी दी उसकी भी कीमत बढ़ी है। इसलिए कि जब आप किसी भी चीज़ में इस किस्म का कंट्रोल लगाते हो ना, तो आप मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। उससे क्या होता है? उसमें कंपटीशन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, कहा जाता है कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं, उनका इसके अंदर काफ़ी काम है पोल्ट्री के अंदर, तो वो रेट को फिक्स करते हैं, रेट वहाँ से फिक्स होते हैं। इसके अंदर कितनी सच्चाई है कि उनकी देखिए जी, बड़ा ज़्यादादारी है इसके बदकिस्मती अंदर? है हमारी
कि बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग इस किस्म की गैर ज़िम्मेदारी बात करते हैं। हमजा शहबाज या शहबाज, उनका पोल्ट्री में प्रैक्टिकली कोई स्टेक ना पहले था। स्टेक का मतलब है कि अगर 25,000 फार्म है ना किसी पाकिस्तान में, तो किसी बंदे के 4 फार्म होंगे तो आप उसको क्या कहोगे? सही। या किसी की 150 फीड मिल है पाकिस्तान में, उसकी एक फीड मिल होगी तो आप उसको क्या कहोगे? और एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसमें अगर किसी का 80% स्टेक भी होता है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट किस तरह डिसाइड करती है? मार्केट सप्लाई डिमांड करता है। तो सप्लाई डिमांड गवर्नमेंट का काम नहीं है इसको? नहीं, सप्लाई डिमांड ये जो प्रोड्यूसर है वो उसको रेट देख के, रेट का डिमांड का मतलब है रेट। अगर रेट अच्छा होगा तो वो उस पर जंप मारेगा, रेट बुरा होगा तो निकलेगा उसमें। सही। चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी वजह से हो, चाहे वो किसी कंजम्पशन की वजह से हो, कोई भी हालात हों। अगर आप देखें तो पोल्ट्री का पिछले 2-2.5 साल में वाविला देखें तो ये बार बार ये पॉइंट उठाएगा। फिर एक और चीज़ जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल्स जो है ना, उन पे अगर गवर्नमेंट टैक्स या सेल्स टैक्स लगाएगी ना, वो काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। सही। रॉ मटेरियल पे कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अब पोल्ट्री में सेल्स टैक्स लगा है। एक छोटी सी बात और भी है कि पोल्ट्री में सेल्स टैक्स लगा हुआ है इंपोर्ट पे। पोल्ट्री के प्रोड्यूस के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है। वो पोल्ट्री उस सेल्स टैक्स जो आपने इंपोर्ट पे दिया है उसको यहाँ पे इनकैश नहीं कर सकती। वो सारा खर्चा पड़ जाता है। हमने गवर्नमेंट को ये कहा था कि हमें इसमें मैयस जो लेने चाहिए वो एक किसी तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने में ये था, सब्सिडी नहीं मांगते। पोल्ट्री ने आज तक कभी भी 1 पैसे की सब्सिडी नहीं ली। पोल्ट्री कभी, हम कोई टैक्स रिबेट नहीं मांगते कि टैक्स छूट नहीं मांगते कि टैक्स वो नहीं। हम कहते हैं जी कि जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहे हैं उस पर इंपोर्ट टैक्स ख़त्म किया है। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल इस तरीके से करे कि भाई रेट ये फिक्स रहेगा, इतने में ही सेल आउट होगी चिकन या कोई भी चीज़, और जो लिस्ट भी आती है मंडियों में अक्सर, तो इस हवाले से अगर कंट्रोल किया जाए प्राइस को, ताकि गरीब आदमी भी ख़रीद सके। वरना गरीब आदमी के लिए ख्वाब होगा महीने में 1 दफ़ा चिकन खाएगा, या जब मुर्गी भी बीमार है तब खाएगा, या घर में मेहमान आ गया तब खाएगा। तो अगर उसको गवर्नमेंट कह दे ये फिक्स रेट पे बिकेगी चीज़ें, क्या अब सपोज गवर्नमेंट क्या रेट फिक्स करेगी? कोई भी, अभी तो बुलंद तरीन सतह पे रेट नहीं दे दे। मैं कहता हूँ कि अब गवर्नमेंट कहती है जी अभी मुर्गी जो है ना फार्मर को से 200 रुपये किलो पड़ती है। वो कहती है हम 210 रुपये फिक्स कर देते हैं। सही, ये होगा ना? जी जी। 210, हम हाइपोथेटिकल बात करें ना, 210 फिक्स कर देती है। मुर्गी का रेट गिर के 100 रुपये हो जाता है तो वो गवर्नमेंट 100 रुपये देगी उस फार्मर को। मार्केट 100 रुपये, वो उसका गाहक 100 रुपये देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता। उसने 3 दिन में मुर्गी निकालनी है, तो उस वक़्त 101 रुपया भी उसको नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट उसको 100 रुपये देगी। जब आप कोई प्राइस फिक्स करते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं जी इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर उससे नीचे वाली प्राइस फिक्स करनी पड़ती है। दोनों करना पड़ेगा ना, कि जब आप कहते हो जी 400 से ऊपर नहीं जाएगा, तो फिर ये भी पता लगेगा जी कि 250 से नीचे भी नहीं जाएगा। सही। 250 नीचे जाएगा, पैसे कौन देगा? वो तो 100 पे चला जाता है। वो तो हफ्ते की 3 करोड़ मुर्गी है, 6 करोड़ उसका वज़न है केजी। 6 करोड़ वज़न को आप 200 रुपये दें तो वो 1.5-2 बिलियन हफ्ते का बन जाता है। Who is going to pay for it? ये नहीं, मार्केट को फ्री छोड़ देना। नहीं, एक उसूल है, मैंने बताया ना, उसूल नहीं वायलेट। उसूल ये है कि अगर आपने किसी चीज़ की कीमत कम करनी है, यू हैव टू प्रोड्यूस मोर। एक ही तरीका कम को रैशनलाइज कैसे करने का। प्रोड्यूस करें जब लोगों की जेब में पैसे ही नहीं है? नहीं, प्रोड्यूस मोर का मैंने देखे, मोस्टली मैंने देखा है कि लोग शेड बंद कर रहे हैं, शेड बंद करके जा रहे हैं। मैं बंद इसे कर कहता हूँ, रहे हैं। हमने इसीलिए कहा था ना कि जी एक तो उसकी आप देखें कि फैक्टर्स हैं जो उसकी कीमत बढ़ा रहे हैं, उसको रैशनलाइज। अब कहते हैं बिजली का, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, हमने कहा था बिजली का इनको दे दें एग्रीकल्चर टैरिफ। ये इंडस्ट्रियल टैरिफ पे पोल्ट्री वाला नहीं खाती। आप इन्हें इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पे बिल्कुल छूट दे दें, ना सेल्स टैक्स ना इंपोर्ट टैक्स, वो ख़त्म कर दें। फिर हमने इन्हें कहा था जी कि आप जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ टू कम डाउन, हेल्प करेगी टू रिड्यूस द कॉस्ट। फिर है कि फार्मर को
जो उसका वर्किंग कैपिटल गंवा बैठा है ना, वो बैंक सामने आए, आगे आए और उनको वर्किंग कैपिटल दें। जब वर्किंग कैपिटल, अब मैं काम करना चाह रहा हूँ, मुझे मुनाफा भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता, मेरे पास सरमाया ही नहीं है, मुझे उधार को चीज़ देता नहीं, मुझे उधार को चीज़ मिल नहीं रही, मेरे पास सरमाया नहीं है। अब उस फार्मर को बहुत ज़रूरी है कि बैंक इस सेक्टर को, जो कि कोविड से पहले प्रॉब्लम में था और कोविड के दौरान बैडली हिट हुआ, इसमें हम कह रहे हैं गवर्नमेंट को फॉरवर्ड आना चाहिए। ये गिरती जाएगी जब तक इसको सहारा नहीं देंगे। सहारा में कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम कहते हैं कि इन मामलों में आके इनको सब ये वर्किंग कैपिटल की सपोर्ट दी। पोल्ट्री फार्म से मुर्गी आते हुए फट्टे तक कितने कितने रेट होते हैं, कैसे कैसे प्राइस बढ़ती है उसकी? अभी ये कि आप कहें कि पोल्ट्री जब फार्मर से वो गाड़ी वाला पोल्ट्री उठाता है ना, तो फार्म से लेके तो मंडी तक 8 रुपए किलो उसका है, जिसमें डीज़ल और उसमें जो मसला होता है, 2 उसके खर्चे होते हैं सबसे बड़े। जब मुर्गी वहाँ से चलती है तो पहुँचती है ना, तो कोई ना कोई मुर्गी मरती है उसमें से। ये नहीं होता कि जी सारी 0.1-0.2% एक मुर्गी मरे, इस वक्त 600 रुपये गया, वो उसका खर्चा होता है। फिर है कि मुर्गी का वज़न कम होता है ट्रेवल में, जितना ज़्यादा सफ़र होगा, जितना ज़्यादा मौसम सख्त होगा, उसका वज़न में कमी होती है, सर्दी में भी गर्मी में भी। ये उसका खर्चा है। तीसरा उसका डीज़ल का, लोडिंग का, ड्राइवर का। तो ये 8 रुपये उस चीज़ के गवर्नमेंट इसको देती है, जो कि जब मुर्गी थी ना 200 से नीचे, उस वक्त तो उसको वारा खाता था। अब उसको ये 8 रुपये में वारा नहीं खाती, लेकिन चल रहा है काम ना। उसके बाद फट्टे जब मंडी से लेके और दुकान पर फिर 8 रुपये किलो है, जो कि दुकान वाले का खर्चा है। सही। दुकान वाला जो अभी समझो कि एक बंदे ने अगर कोई 100 मुर्गियाँ बेचता है, 200 केजी उसका बन जाता है, 200 केजी ज़रबे 8 तो 1600 रुपया उसका सारा है ये, जिसमें उसे काम करना है। ये जो गवर्नमेंट के ये जो पाबंदियाँ लगाई होती हैं ना, इनकी वजह से क्या होता है, मैल प्रैक्टिस बढ़ती है, बेईमानी चोरी बढ़ती है, धोखा बढ़ता है। इसलिए अगर आप इसको कंपटीशन पे छोड़ दें तो मैं देखता हूँ किस तरह ये फिर उसका काम है कंप्लीट के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको दूध की बताऊँ ना, दूध का सत्यानाश मार दिया इस कंट्रोल ने। ये नहीं, कंट्रोल नहीं करना चाहिए, फ्री मार्केट। हाँ फ्री, मैं आपको बताऊँ ना दूध का क्या हुआ कि इस वक्त फार्मर दूध पैदा करके राज़ी नहीं, ही इज़ नॉट हैप्पी। गोश्त में वो इसलिए एक्सपोर्ट हो रहा है, गोश्त पैदा करता है, दूध आप गाँव से लगा, दूध में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसलिए कि आपके दुनिया में होता है कि जी वो क्वालिटी में फुल कंट्रोल होता है, प्राइस मार्केट पे छोड़ते हैं। सर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है और प्राइस को पकड़ा हुआ है। विद द रिज़ल्ट पाकिस्तान कहते हैं जी 5वां बड़ा मुल्क है जिसमें दूध की प्रोडक्शन के चौथा, मेरे हिसाब से पहला बड़ा मुल्क है अडल्ट्रेटेड मिल्क देने में, मिलावट शुदा दूध देने में पाकिस्तान का नंबर 1 आता है। सो नाइस ऑफ यू। और हम लोग दूध बिल्कुल नहीं पैदा, हम आप पता क्या है, आप ट्रस्ट नहीं करते मार्केट को, आप उसकी क्वालिटी कंट्रोल करें। क्वालिटी मैं आपको हमेशा बताऊं कि ट्रस्ट करें, क्वालिटी कंट्रोल करें, प्राइस मार्केट में छोड़ दें। सर बड़ी अच्छी बात की नाजरीन, बड़ी अच्छी बात इन्होंने की कि अगर किसी चीज़ की आपने प्राइस कम करनी है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी जाए। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाई जाती है कि मोटिवेट किया जाए और फ्री मार्केट छोड़ दी जाए। देखते रहो द पॉइंट, मैं अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।